अच्छा, तो आज की चर्चा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हम खुद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। जी अक्सर हम अपनी नाकामियों के लिए दुनिया को या किस्मत को दोष देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस किताब के सार पर बात करने वाले हैं, द माउंटेन इज यू, वो एक अलग ही कहानी बताती है। हाँ, वो कहती है कि हमारी सफलता के रास्ते में जो पहाड़ खड़ा है वो असल में हम खुद ही हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि हम अनजाने में खुद को आगे बढ़ने से कैसे रोकते हैं, जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, और इसकी जड़ें कहाँ हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि हम इस धारणा को भी चुनौती देंगे कि शायद जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं जी। वो है ही नहीं, अच्छा, शायद वो कुछ और है। शायद वो कुछ और है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सेल्फ सैबोटाज शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? देखो, किताब इसे बहुत ही सीधे तरीके से समझाती है। ये मतलब वो प्रक्रिया है जिसमें हम खुद को उस मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं जिसे हम वाकई पाना चाहते हैं। एक तरह की अदृश्य दीवार जो हम खुद ही खड़ी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई छात्र है जो स्कूल में टॉप करना चाहता है, वो होशियार भी है, मेहनत भी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक आवाज आती है, अगर तुमने अपनी पूरी जान लगा दी और फिर भी टॉप नहीं कर पाए तो क्या होगा? एकदम सही, सब तुम्हें फेलियर समझेंगे। और इसी डर की वजह से वो जानबूझकर थोड़ी कम मेहनत करता है, ताकि अगर वो असफल न हो तो उसके पास एक बहाना हो। हाँ, कि मैंने तो पूरी कोशिश ही नहीं की थी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, पर यही नेट उसे उड़ने से भी रोक रहा है। पर ये सब तो अनजाने में होता होगा ना, कोई जानबूझकर अपना नुकसान क्यों करेगा? यहीं पर इस किताब का सार हमें गहरी बात बताता है। इसके मूल में डर है, और ये सिर्फ असफलता का डर नहीं है, तो फिर ये सफलता का भी डर है। एक अनजाना सा डर कि हम शायद अच्छी चीजों के या सफलता के लायक ही नहीं है। अच्छा, जैसे प्रमोशन सामने है और दिमाग में सवाल उठता है, क्या मैं सच में इसके काबिल हूं? अगर मुझसे ये संभाला नहीं गया तो? और ये डर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। रिश्तों में भी मैंने ऐसा होते देखा है। किसी को लगता है कि वो एक अच्छा पार्टनर साबित नहीं होगा, इसलिए वो किसी भी रिश्ते में खुद को पूरी तरह से झोंकता ही नहीं। बिल्कुल, एक दूरी बनाए रखता है। और डर के अलावा एक और बड़ी वजह है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं? हाँ, और ये राय हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे परिवार, दोस्तों, समाज, इन सब से बनती है। जैसे अगर किसी ने बचपन से अपने घर में पैसों को लेकर लापरवाही देखी है, तो बहुत मुमकिन है कि बड़े होकर वो भी अनजाने में पैसों को लेकर गलत फैसले लेने लगे, चाहे वो कितना भी क्यों ना कमाता हो। तो ये तो एक चक्रव्यूह जैसा है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। अगर कोई इस चक्र को तोड़ना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? किताब इसके लिए 4 बहुत ठोस कदम सुझाती है। पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है, क्या? इनकार करना बंद करें। ये मानना कि आप जो बहाने बना रहे हैं वो सिर्फ बहाने नहीं बल्कि सेल्फ सबोटाज का एक रूप है। जैसे किताब में एक उदाहरण है, मैं कम पैसे इसलिए कमाती हूँ क्योंकि मुझे सादा जीवन पसंद है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच है, या ये सिर्फ अपनी क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल न करने का एक बहाना है? ये ईमानदारी खुद से दिखानी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। दूसरा कदम है अपनी समस्याओं को लिखें। एक कागज पर अपनी सारी परेशानियां, चाहे वो आर्थिक हो, रिश्तों से जुड़ी हो, या अपने व्यवहार से। हाँ, सब कुछ ईमानदारी से लिख डालें। लिखने से क्या होता है कि वो जो उलझी हुई चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। सही। और तीसरा कदम है खुद से वो सवाल पूछना जिससे हम हमेशा बचते हैं, क्यों? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं खुद को क्यों रोक रही हूँ? हाँ, क्या मुझे रिजेक्शन से डर लगता है? क्या मुझे लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं? इन सवालों के जवाब शायद दर्दनाक हों, लेकिन उनके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। और जब क्यों का जवाब मिल जाए, तब आता है चौथा कदम, अपनी सोच और आदतों को बदलें। अगर पैसों की समस्या है तो बजट बनाना सीखें। अगर रिश्तों में विश्वास की कमी है तो उस पर काम करें। 1 मिनट, ये सब तो समझ आता है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है ना? बिल्कुल। अभी तक हम सेल्फ सैबोटाज को अपना दुश्मन मान रहे थे, एक बुरी आदत जिसे खत्म करना है। पर किताब का सार एक बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करता है। हाँ, वो कहता है कि जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं वो असल में हमारे अवचेतन मन का हमें बचाने का एक तरीका है। ये तो समझ से परे है।
हमारा मन हमें बचा रहा है, हमें नुकसान पहुंचाकर। ये सुनने में विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। देखो, ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर दो इच्छाएं आपस में टकराती हैं। दो इच्छाएं कैसी? एक होती है हमारी जागरूक इच्छा, मतलब कॉन्शियस डिजायर, वो चीजें जो हम जानते हैं कि हम पाना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी या एक प्यार भरा रिश्ता। बिल्कुल। और दूसरी होती है अवचेतन इच्छा, अनकॉन्शियस डिजायर। ये हमारे मन की गहराइयों में छिपी होती है और इसका काम है हमें सुरक्षित रखना, हमें परिचित माहौल में रखना। अच्छा, मतलब हमारा अवचेतन मन बदलाव से डरता है, चाहे वो बदलाव अच्छा ही क्यों ना हो। एकदम, उसे वही पसंद है जो जाना पहचाना हो। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारी जागरूक इच्छा है कि तुम अपनी कंपनी में टॉप पोजीशन पर पहुंचो। ठीक है। लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन शायद ये सोच रहा हो, अभी सब ठीक तो चल रहा है, ज्यादा जिम्मेदारी मतलब ज्यादा स्ट्रेस, क्या जरूरत है, यहीं रहो, सुरक्षित रहो। तो ये दोनों इच्छाएं आपस में लड़ रही हैं। बिल्कुल। और इस लड़ाई में अक्सर जीत अवचेतन मन की होती है, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्तों का उदाहरण तो और भी साफ है ना। हम चाहते तो हैं कि हमें एक अच्छा समझदार पार्टनर मिले, लेकिन हम बार बार ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो शायद हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक स्वस्थ स्थिर रिश्ता हमारे अवचेतन मन के लिए एक अनजान इलाका है। उसे इसकी आदत नहीं है, तो वो हमें इससे बचाने के लिए पुराने जाने पहचाने पैटर्न की तरफ धकेलता है, भले ही वो पैटर्न दर्दनाक हो। तो ये सेल्फ सैबोटाज नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन है जो गलत तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल। पर कोई ये कैसे पहचानेगा कि उसके अंदर ये खींचतान चल रही है? इसके संकेत क्या हैं? किताब 3 मुख्य संकेतों की बात करती है। पहला है विरोध, मतलब रेजिस्टेंस। ये टालमटोल या आलस से अलग है। हाँ, ये अलग है। ये तब होता है जब सब कुछ सही चल रहा हो, सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हो, फिर भी आप कोई नया काम शुरू करने से कतराते हैं। एक बेचैनी होती है। और दूसरा संकेत? दूसरा संकेत तो बहुत ही आम है, परफेक्शनिज्म। हर चीज को बिल्कुल निखुद बनाने की चाह। ये तो अच्छी आदत लगती है। पर असल में ये काम शुरू ही ना करने का सबसे बड़ा बहाना है। जब तक मेरे पास बेस्ट आइडिया नहीं होगा, मैं शुरू नहीं करूंगा। और वो बेस्ट आइडिया कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। किताब कहती है बस शुरू कर दें, प्रगति पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। और तीसरा संकेत? तीसरा है औचित्य ठहराना, जस्टिफिकेशन। अपनी कम कोशिशों के लिए बहाने बनाना। कम से कम मैंने कोशिश तो की थी। हाँ, ये मानसिकता बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी लेने से रोकती है। किताब का सुझाव है कि अपनी कोशिशों को नहीं, अपने नतीजों को देखें। क्या आपको वो मिला जो आप चाहते थे? ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया। चाहे हम इसे सेल्फ सैबोटाज कहें या मन का सुरक्षा तंत्र, ये हमें रोक रहा है। तो अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? अगला कदम है अतीत की उन बातों को छोड़ना जो हमें जकड़े हुए हैं। और ये सिर्फ सिगरेट या जंक फूड जैसी बुरी आदतों को छोड़ने जैसा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उन गहरे विश्वासों को छोड़ने के बारे में है जो हमारी पहचान बन चुके हैं। जैसे ये मान लेना कि मैं तो हूं ही ऐसी, या मेरी किस्मत ही खराब है, या मैं बस इतना ही हासिल कर सकता हूँ। हम इन विश्वासों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि ये हमें एक जानी पहचानी पहचान देते हैं, भले ही वो हमें रोक रही हो। तो हम अपनी ही बनाई हुई कहानी में जी रहे हैं। बिल्कुल, और वो कहानी सच्चाई नहीं है। किताब इस सोच को चुनौती देती है और कहती है कि हमें अपने अंदर की उस कहानी को बदलना होगा। पर ये कैसे करें? सालों से बने हुए विश्वासों को बदलना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक व्यायाम का जिक्र है, एक विजुअलाइजेशन तकनीक। अच्छा। सोचो, क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उस अतीत को देखने का अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। मतलब हमें टाइम ट्रैवल करके अपने पुराने मैं से मिलना, ये सुनने में तो किसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। कल्पना करो कि तुम अपने किसी पुराने बुरे अनुभव को याद कर रही हो, जैसे कि पहला ब्रेकअप। हाँ। उस समय कैसा महसूस हुआ था? कितना दर्द, कितनी निराशा थी। अब अपनी कल्पना में तुम आज की तुम बनकर अपने उस युवा संस्करण के सामने बैठती हो। और उससे क्या कहूंगी? तुम उसे दिलासा दोगी, तुम उसे बताओगी कि यह दर्द हमेशा नहीं रहेगा। तुम उसे समझाओगी कि इस अनुभव से तुमने क्या क्या सीखा। और ये भी कि वो ब्रेकअप शायद उस वक्त की सबसे बुरी चीज लगी हो, लेकिन लंबी दौड़ में वो मेरे लिए एक जरूरी सबक साबित हुआ। एकदम सही। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना?
इससे अतीत तो नहीं बदलता, लेकिन उस अतीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो जरूर बदल सकती हैं। हाँ, जब हम अपने युवा मैं को ये बताते हैं कि हम आज ठीक हैं बल्कि पहले से बेहतर हैं, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि हम मुश्किलों से उभर सकते हैं। सही बात है। ये व्यायाम हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। बिल्कुल, हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अतीत को समझना और उससे सीखना ये तो प्रक्रिया का एक हिस्सा हुआ, लेकिन पूरी तरह से बदलने के लिए एक नया भविष्य बनाना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है अपनी पूरी क्षमता को पहचानने से। इसके लिए किताब एक और तकनीक सुझाती है, अपने अंदर के बच्चे यानी इनर चाइल्ड से जुड़ना। अपने अंदर के बच्चे से बात करना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन यह साइकोथेरेपी की एक बहुत जानी मानी तकनीक है। इसका मकसद हमें हमारे उन असली सपनों और जुनून से दोबारा जोड़ना है, जिन्हें हमने बड़े होते होते डर और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा दिया है। वो बच्चा जो बिना किसी डर के कुछ भी बनना चाहता था, वो आज भी हमारे अंदर है। हाँ, और जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो हमारा डर कम होने लगता है। तो एक नया भविष्य बनाने की प्रक्रिया क्या है? किताब इसे कैसे समझाती है? किताब इसके लिए 5 कदम बताती है। पहला कदम है डर का सामना करें। शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करो और अपने उस भविष्य की कल्पना करो जहां तुम सबसे ज्यादा खुश, सफल और आत्मनिर्भर हो। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तो डर भी तो लगता है कि क्या मैं सच में ये सब हासिल कर सकती हूँ? और किताब कहती है कि ये डर आना स्वाभाविक है। उस डर को आने दो, उसे देखो और समझो कि ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। ठीक है, दूसरा कदम? दूसरा कदम है भविष्य के उस तुम को और ध्यान से देखो। वो कैसे बात करता है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास कैसा है। ये विजुअलाइजेशन जितना स्पष्ट होगा, उतना ही तुम्हें समझ आएगा कि आज अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं। और तीसरा कदम है सलाह मांगना। हाँ, अपने उसी भविष्य के संस्करण से पूछो, मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए आज क्या करना चाहिए? और जवाब अंदर से ही आएगा। जवाब अंदर से ही आएगा और वो हैरान कर देने वाला हो सकता है। वो जवाब वो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ दो। चौथा कदम और भी गहरा है, अतीत में वापस जाकर संवाद करना। हाँ, इस बार कल्पना करो कि तुम आज के सफल तुम बनकर 5-7 साल पहले के तुमसे मिल रहे हो और उसे अपनी आज की सफलता के बारे में बता रहे हो। ये पुराने डर और असुरक्षाओं पर मरहम का काम करेगा। बिल्कुल। और 5वां और आखिरी कदम है अपने नए जीवन की चाबी स्वीकार करना। यह सिर्फ एक प्रतीक है, ये मानने का कि तुमने अब एक नई दिशा चुन ली है। इसमें एक बात और जोड़ी गई है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। सिर्फ अपनी ताकतों पर ध्यान देना काफी नहीं है, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। सफल लोग सिर्फ ये नहीं जानते कि वो किस चीज में अच्छे हैं, वो ये भी जानते हैं कि वो कहाँ कमजोर हैं और वो अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं ताकि वो कमजोरी उनकी ताकत बन जाए। हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें एक लाइन में सब कुछ समेटना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ जिसे हम पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारा डर, यही वो पहाड़ है। और अच्छी खबर ये है कि अगर पहाड़ हम हैं, तो उसे पार करने की शक्ति भी हमारे ही पास है। बिल्कुल। बदलाव की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। और आत्म जागरूकता के बाद आता है आत्म स्वीकृति। अपनी कमियों और गलतियों के साथ खुद को स्वीकार करना। ये कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। और अंत में चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि शिक्षक समझना चाहिए। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम इस नजरिए को अपना लेते हैं तो वो पहाड़ हमें डराता नहीं, बल्कि हमें ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया मौका है, हर संघर्ष एक नया सबक। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं, हम उस पहाड़ पर एक और कदम ऊपर चढ़ रहे होते हैं। इस किताब का शीर्षक है पहाड़ आप ही हैं। इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल ये है, अगर हमारे रास्ते में खड़ा सबसे बड़ा पहाड़ हम खुद हैं, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि जिन ऊंचाइयों की हम दूसरों में प्रशंसा करते हैं, वे सभी हमारे भीतर भी एक संभावना के रूप में मौजूद हैं, बस चढ़ाई का इंतजार कर रही हैं?